हे गाइस, तो हमने इस नई सीरीज वॉर ऑफ गॉड की अब तक की जो अपडेटेड वीडियो है उसकी एक लॉन्ग वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की गई है। अगर आपने उस वीडियो को पहले नहीं देखा है तो जाइए पहले उसे देखिए, आपको तभी इसके आगे के एपिसोड्स देखने में मजा आएगा। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अब मिस्टर बाहा ने यहाँ चिन्मो को एक ऑफर दिया होता है। उस मिस्टर बाहा ने यहाँ चिन्मो को अपने फैंटेसी क्लब में डायरेक्टर की पोजीशन दी होती है ताकि वो उसकी इलीगल वेपन को बनाने में जो दिक्कतें चल रही हैं उसे सुधार करके उसे और भी ज्यादा अपग्रेड कर दे ताकि वो जो इलीगल वेपन है और भी ज्यादा घातक हो जाए। लेकिन यहाँ चिन्मो को ये पता लग जाता है कि जिस इलीगल वेपन के प्रोडक्शन की ये लोग बातें कर रहे हैं उसी इलीगल वेपन को तो उस गैंगस्टर के हाथों में यहाँ चिन्मो ने देखा था और ये वही गैंगस्टर होते हैं जिन्होंने उसके अंकल को इंजर्ड किया था। अब चिन्मो ये समझ चुका था कि वे गैंगस्टर मिस्टर बाहा के ही लोग थे और साथ ही चिन्मो को ये भी पता लग चुका था कि ये मिस्टर बाहा ही हैं जो कहीं ना कहीं उस मिस्ट्री कार्ड के पीछे पड़े हैं। अब उस बाहा के चंगुल से बचने के लिए यहाँ चिन्मो जो होता है वो एक डिसीजन लेता है। वो ये होता है कि वो रातों रात इस सिटी को छोड़ करके कहीं और चला जाएगा। साथ ही वो अपने अंकल को भी ले चलने का फैसला करता है क्योंकि यहाँ उनके लिए खतरा था, इसीलिए वो आज रात ही निकलने का फैसला करते हैं। अब यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है। जैसे ही चिन्मो अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है कुछ गार्ड्स जो होते हैं वो उसका पीछा करने लगते हैं। उन्होंने चिन्मो की लोकेशन ट्रेस कर ली होती है और उसे चारों तरफ से घेर लिया होता है। चिन्मो यहाँ उनके हुलियों को देख करके समझ जाता है कि ये जरूर मिस्टर बाहा के ही लोग हैं क्योंकि उसके क्लब में इन लोगों को उसने देखा था। आगे एक गार्ड यहाँ चिन्मो से कहता है कि हम मिस्टर बाहा के ही बंदे हैं और काफी टाइम पहले ही मिस्टर बाहा ने तुम्हें अपनी निगरानी में रखा है। तुम इतनी आसानी से हमारे बॉस के चंगुल से नहीं बच सकते क्योंकि तुम कब क्या करती हो और क्या करने वाले हो तुम्हारी हर एक्टिविटी की उनको भनक है। अब आगे चिन्मो तो यहाँ फंस चुका होता है और यही सोच रहा होता है कि इनसे बचने का बस एक ही तरीका है और वो ये है कि पिछले रात उसने जो ट्रेनिंग शटल कार्ड बनाई है उसका यूज करके वो इनसे बच सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी ये जो 3 स्टार शटल कार्ड है वो एक्टिवेशन में थोड़ा टाइम लेती है। जैसा कि उसको हाइना ने बताया था कि शुरुआत में ये कार्ड काफी ज्यादा स्लो होती है, लेकिन जब एक बार ये एक्टिवेट हो जाए तो इसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए चिन्मो को यहाँ पे थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है और वो यहाँ से भागने का डिसाइड करता है। लेकिन वो जो गार्ड्स होते हैं वो चिन्मो का पीछा करने लगते हैं और उन सभी के पास हाईटेक टेक्नोलॉजी वाले कार्ड्स होते हैं जिनका यूज करके वो चिन्मो पे अटैक कर रहे होते हैं। चिन्मो यहाँ जैसे तैसे उनके अटैक्स को डॉज करता हुआ बस भाग ही रहा होता है। आगे वो एक गली में छुप जाता है और यहाँ पे अपने शटल कार्ड को एक्टिवेट करता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि उस कार्ड के एक्टिवेशन में काफी ज्यादा प्रोसेस टाइम लग रहा था कि तभी सभी गार्ड उसका पीछा करते हुए उस गली के पास आ जाते हैं। यहाँ चिन्मो फिर से उनसे बचने के लिए उनके अटैक्स को डॉज करते हुए भाग रहा होता है कि तभी उन गार्ड्स की यहाँ चिन्मो पे नजर पड़ जाती है और वो बारी बारी से यहाँ लगातार चिन्मो पे अटैक करने लगते हैं। तभी चिन्मो को वही अपना ट्रेनिंग सेशन याद आता है जिसमें हाइना ने उसे ऐसी ट्रेनिंग दिलवाई थी जिसमें कई सारे शॉर्ट स्विच जो होती हैं वो अंधाधुन यहाँ चिन्मो पे अटैक्स कर रही होती हैं। यहाँ उस ट्रेनिंग के बलबूते पे उसे याद आता है कि उन शॉर्ट फिश से बचने के लिए अपने उसी परसेप्शन स्किल का उसने यूज किया था। अब वे जो फिशेस थी वो उस कार्ड के अटैक से भी ज्यादा फास्ट होती हैं, जिनके साथ ट्रेनिंग करके यहाँ चिन्मो को ये आइडिया आ चुका था कि इस तरह की फास्ट अटैक से कैसे बचा जाए। अब उसके इस तरह के पैतरे को देख करके वे जो गार्ड होते हैं वो भी हैरान थे कि आखिर ये बंदा तो एक मामूली सा कार्ड मेकर है, तो आखिर हमारे अटैक को इतनी आसानी से डॉज करने की टेक्निक इसने कहाँ से सीखी है। यहाँ चिन्मो की एबिलिटी को देख करके वो हैरान थे। दूसरी तरफ चिन्मो जो है वो बस यही सोच के परेशान हो रहा था कि उसका ये जो ट्रेनिंग शटल कार्ड है वो अब तक एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ है। कि तभी उसे हाइना की बातें याद आती है जो कि उसने ट्रेनिंग में सीखा था कि ये जो शटल कार्ड्स हैं हालांकि ये स्टार्ट करने में काफी ज्यादा स्लो होती हैं, लेकिन इसकी पावर तभी बढ़ाई जा सकती है जब उस कार्ड के यूज करने वाला अपने परसेप्शन को हायर कर लेगा। जितनी ज्यादा दूर तक उसकी देखने की नजर होगी यानी कि परसेप्शन होगी उस कार्ड की स्पीड जो है वो उतनी ही ज्यादा फास्टर होगी। अब ये बात याद आते ही चिन्मो जो होता है वो तुरंत ही अपने परसेप्शन को हायर कर लेता है, जिसके कारण चिन्मो न केवल अपने आसपास के बल्कि 100-200 मीटर के दायरे में जो भी गार्ड्स होते हैं जो उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो किस डायरेक्शन से और कितनी स्पीड से बढ़ रहे होते हैं ये उसे जानकारी मिल जाती है। और जैसे ही अब वो अपनी परसेप्शन को हायर करता है हम देखते हैं कि अब उस शटल कार्ड ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। उस कार्ड के मात्र एक अटैक से ही उस गार्ड के परखच्चे उड़ जाते हैं। अब चिन्मो ने उस कार्ड का यूज करके एक ऐसा सरप्राइज अटैक उन पे किया होता है जिसे देख करके वो सभी दंग रह जाते हैं।
अब आगे चिन्मू अपने इस अटैक के जरिए उन सभी को पीछे छोड़ चुका होता है। आगे जब वो एक शांत जगह पे पहुंचता है तो उसे बस यही याद आता है कि किसी भी तरह से उसे अपने अंकल को पिक करना होगा और इस सिटी को जल्द से जल्द छोड़ना होगा। इसीलिए वो उन्हें कॉल मिलाता है, लेकिन यहाँ अंकल हुआ जवाब नहीं देते हैं। उसके बदले में एक रिकॉर्डेड वॉइस यहाँ पे चिन्मू से कहती है कि आप जिस व्यक्ति को संपर्क करना चाहते हैं वो फिलहाल अभी हमारे कब्जे में है, और अगर उन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो हमारी बताई गई लोकेशन तक पहुंच जाओ, वरना तुम्हारे अंकल का हम क्या हशर करेंगे ये बताना बेटर नहीं है। और हाँ, अगर यहाँ पहुँचने में जरा भी लेट की तो फिर तुम्हें अपने अंकल की बॉडी ही कलेक्ट करने को मिलेगी। चिन्मू ये सुन करके अब पूरी तरह से घबरा चुका होता है कि तभी सीन चेंज होता है और हमें उसी लोकेशन को दिखाया जाता है जहाँ पे एक जबरदस्ती शटल कार्ट में मिस्टर बाहा की एंट्री होती है। अब मिस्टर बाहा उसी जगह पे पहुंचे होते हैं जहाँ पे उनकी बंदों की लाशें पड़ी हुई थी, जिसे अभी अभी चिन्मू ने मार गिराया था। इन लाशों को देख करके मिस्टर बाहा को अपना अतीत याद आने लगता है, किस तरह से उसके जो पेरेंट्स थे वो भी कार रिपेयरर हुआ करते थे। इस सिटी को बड़ी तबाही से बचाने के लिए उन्होंने उस 10 साल हुए पहले जंग में अपनी जान दे दी थी, और उनकी लाश पर ही यहाँ मिस्टर बाहा ने ये कसम खाई थी कि वो एक न एक दिन उस मिस्ट्री कार्ड को पाके ही रहेंगे। इस सिटी ने जो उनके पेरेंट्स को उससे छीना है वो इसी सिटी पे राज करेंगे और सबको अपना गुलाम बनाएंगे। आगे वो ये सोच करके यहाँ पे प्राउड फील करने लगता है कि मेरे पेरेंट्स को मुझ पे गर्व होगा, मैं उस मिस्ट्री कार्ड को हासिल कर लूंगा। तो कि तभी एक गार्ड वहाँ पे पहुँचता है जो मिस्टर बाहा को इन्फॉर्म करता है कि आपके प्लान के मुताबिक हमने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं। आगे मिस्टर बाहा उसे कहते हैं कि हालांकि उस मिस्ट्री कार्ड में एक ऐसा हाइना नाम का सेंटर सिस्टम है जिसके बारे में आज तक किसी भी कार्ड मेकिंग जीनियस को नहीं पता है, ना ही उस कार्ड सिस्टम के बारे में किसी भी कार्ड रिपेयरमैन को पता है। लेकिन आज चिन्मू ने यहाँ पे जो तबाही मचाई है, इससे पता चल जाता है कि उस मिस्ट्री कार्ड का जो हाइना नामक सेंटर सिस्टम है वो जरूर उसी के ही पास है, तभी वो इसका यूज करके इस तरह के कार्ड्स को बना पा रहा है। इसके सिर्फ एक अटैक से मात्र इतनी तबाही मचती है। तो अगर ये मिस्ट्री कार्ड मेरे हाथों लग गया तो सोचो मैं कितना ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। और उस मिस्ट्री कार्ड को पाने का बस एक ही रास्ता है कि वो उस पिल्लो को पकड़ा जाए, और उस पिल्ले चिन्मू को पकड़ने के लिए उसकी जान जिसमें बसी है उस तोते को लाया जाए। ये तोता और कोई नहीं बल्कि उसके अंकल हुआ ही है। आगे यहाँ मिस्टर बाहा के गार्ड्स ने अंकल हुआ को हॉस्पिटल से अगवा कर लिया होता है और उस बीमार इंसान को काफी बेरहमी से उन्होंने कार से नीचे गिरा दिया होता है। आगे वो सभी गार्ड्स जो होते हैं उस लोकेशन पे पहरा देने लगते हैं क्योंकि चिन्मू अब कभी भी यहाँ पे आने वाला था। इधर जो अंकल हुआ होते हैं उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि आखिर ये लोग कौन है और उससे क्यों अगवा किया है। इसीलिए वो मिस्टर बाहा से कहने लगते हैं कि मैं तो एक आम इंसान हूँ, मेरी ना आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है, ना मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है, आखिर मुझे पकड़ने का क्या ही मकसद है। मिस्टर बाहा उससे कहते हैं कि अरे बुढ़े, मैं भी ये नहीं करना चाहता, लेकिन वो लड़का उसे जो चीजें नहीं जाननी चाहिए वो उससे भी कई ज्यादा गुना ज्यादा जानता है, और जब कोई इतनी ज्यादा जानकारी रखता हो तो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं, उसे मर जाना ही चाहिए। जिस पे अंकल हुआ उसके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं ये कहते हुए कि हम लोग यहाँ से दूर चले जाएंगे और आपका ये जो सीक्रेट है वो किसी के सामने भी जाहिर नहीं करेंगे। जिस पे मिस्टर बाहा उससे कहते हैं कि सीक्रेट्स जो होते हैं ना सिर्फ डेड बॉडी ही रखते हैं, जिंदा व्यक्ति जो होते हैं वो सीक्रेट्स नहीं रख पाते हैं, इसलिए अनफॉर्चुनेटली तुम दोनों को ही यहाँ पे मरना होगा। कि तभी इधर दूसरी तरफ उस पानी के बौछार में एंट्री होती है चिन्मू की। इसके ऊपर बस खून सवार होता है और वो किसी भी तरह से अपने अंकल हुआ को बचाना चाहता था। उसने अपने उस शटल कार्ड को एक्टिवेट कर लिया होता है और चुन चुन करके उन गार्ड्स को मारने लगता है कि दूर उसी लोकेशन पे तैनात होते हैं। आगे उस कार्ड की एक और खूबी होती है कि वो स्नाइपर अटैक कर सकता था। अब ये स्नाइपर अटैक इस तरह का अटैक होता था जिससे मरने वाले को ये नहीं पता चलता था कि वो अटैक कहाँ से और कितनी दूरी से किया गया है, इसीलिए वो जो गार्ड्स होते हैं वो एक एक करके यहाँ पे मारे जा रहे थे। आगे मिस्टर बाहा जो होते हैं वो चिन्मू को देखते ही कहते हैं कि फाइनली वो आ गया है और अपने आदमियों को ये ऑर्डर देते हैं कि इसे भी मार डालो। इधर अंकल हुआ जो होते हैं वो लगातार चिन्मू को चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि यहाँ पे मत आना, जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ। लेकिन आज चिन्मू के ऊपर ऐसी धुन सवार थी कि वो किसी की भी नहीं सुनने वाला। वो तेजी से उन्हीं गार्ड्स की तरफ बढ़ रहा होता है जो कि उसे मारने के लिए लगातार उस पे अटैक्स कर रहे होते हैं। यहाँ चिन्मू उनके हर एक अटैक्स को डॉज करता हुआ अपने उसी शटल कार्ड से अटैक करता है, जिसके मात्र एक ही अटैक से ही उस गार्ड की जो खोपड़ी होती है वो उड़ जाती है और उसकी लाश कहाँ गिरती है ये किसी को भी नहीं पता।
अब आगे चिन्मू की इस तेजी और गुस्से को देख करके मिस्टर बाहा कहने लगते हैं कि यंग लोगों के पास वो चीज नहीं होनी चाहिए जो उनसे बिलोंग नहीं करती हो, क्योंकि वे तो उसका गलत ही इस्तेमाल करेंगे। देखो तुम इसका इस्तेमाल करके किस तरह से मेरे बंदे को गाजर मूली की तरह काट रहे हो। इधर दूसरी तरफ चिन्मू जो होता है वो अपने अंकल हुआ को बचाने के लिए तेजी से दौड़ते हुए उनकी तरफ पहुंचता है, लेकिन अंकल हुआ बस यही रट लगा के बैठे हैं कि तुम मुझे छोड़ करके यहाँ से जल्द निकलो। इधर चिन्मू ये ठान लेता है कि जिसने उसके अंकल के साथ ऐसी हरकत की है ना, वो आज उस बाहा को नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक गार्ड जो होता है वो चिन्मू पे पीछे से स्नीक अटैक करता है, लेकिन चिन्मू उनके अटैक से बचता हुआ और अपने रास्ते में हर आने वाले गार्ड्स को मारता हुआ उस मिस्टर बाहा के करीब पहुंचता है और उस मिस्टर बाहा पे ही अपने उस शटल कार्ड से अटैक करता है। लेकिन यहाँ बाहा ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। वो तो एक ऐसे फैंटेसी क्लब का मालिक है जहाँ पे कार्ड्स बनाए जाते हैं और अपने इसी आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज करके उसने इस कार्ड मेकिंग में काफी ज्यादा महारत हासिल कर ली होती है, जिसके कारण उसके पास एक सीरियस नामक कार्ड होता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसका यूज करके वो चिन्मू द्वारा किए गए अटैक से बचने के लिए अपने अराउंड एक आइस वॉल क्रिएट कर देता है। वहाँ पे एक अमेजिंग तरीके से एक बहुत बड़ी आइस की दीवार बन जाती है जो कि चिन्मू को आगे बढ़ने से रोक रही होती है। आगे चिन्मू अपने कार्ड से लगातार उस पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन उस वॉल पेपर तो जरा भी इफेक्ट नहीं होता। यहाँ चिन्मू अपने अंकल को बचाने के लिए इतना ज्यादा डिप्रेस हो चुका था कि वो लगातार अपने पंचेस से उन वॉल पे अटैक करने लगता है। इधर दूसरी तरफ अंकल जो होते हैं उन्होंने तो उस बाहा के पैर पकड़ लिए होते हैं ताकि वो चिन्मू पे अटैक ना कर सके और वो लगातार चिन्मू से बस यही कह रहे होते हैं कि यहाँ से भाग जाओ। चिन्मू से ये देखा नहीं जाता और वो बाहा से कहने लगता है कि मेरे अंकल को यहाँ से जाने दो, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है तो मेरा मुकाबला करो। जिसपे वो मिस्टर बाहा यहाँ चिन्मू से कहता है कि तुमने आने में कुछ ज्यादा ही लेट कर दिया है और अपने वादे के मुताबिक जैसा मैंने तुमसे कहा था कि अगर लेट आए तो तुम्हें यहाँ अपने अंकल की लाश ही मिलेगी। उसने अपने उसी सीरियस कार्ड का यूज करके एक ऐसा आइस ब्लेड का फॉर्म किया होता है जो कि सीधा वो आइस ब्लेड अंकल हुआ की छाती के आर पार जाती है। अब ये देख के चिन्मू तो पूरी तरह से यहाँ पे टूट जाता है। वो मिस्टर बाहा यहाँ चिन्मू से कहते हैं कि तुम जैसे लोग जो कि अछूते और घिनौने की कैटेगरी में आते हो, मैंने तुम्हें एक चांस दिया था, लेकिन अफसोस कि तुमने उस चांस का यूज नहीं किया। देखो अब इसका परिणाम क्या हुआ, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, इसीलिए तुम्हारे चहीतों को बनना पड़ा। अब आगे चिन्मू से तो अपने अंकल की मौत देखी नहीं जाती और उसकी आंखों के सामने वही पास्ट के नज़ारे आने लगते हैं। इस तरह से जब इस वर्ल्ड में चिन्मू का अपना कोई नहीं था, वो दर बदर की ठोकरें खाता था, तो अब अंकल हुआ ने ही उसे सहारा दिया था। उन्होंने एक ऐसे अनाथ को अपनाया जिसका अपना कोई नहीं था, उसे रहने खाने के साथ साथ इतना प्यार दिया जो कि आज तक चिन्मू को किसी ने नहीं किया था। यहाँ चिन्मू को अंकल के साथ बिताए गए हर वो पल याद आने लगते हैं। इस तरह से अंकल जो होते थे उसका ख्याल रखते थे और बिल्कुल उसका पेरेंट्स की तरह ख्याल रखते थे। चिन्मू उस टाइम को भी याद करने लगता है कि किस तरह से अंकल हुआ जब हॉस्पिटलाइज थे, तो तब भी अपनी इसी इंजरी की हालत में वो चिन्मू की ही फिक्र किया करते थे। आगे अपनी इन्हीं यादों को याद करते हुए चिन्मू जो होता है वो दौड़ते हुए अंकल हुआ के पास आने की कोशिश करता है। तभी जो वो बाहा होता है वो इतना ज्यादा बेरहम होता है कि यहाँ पे कि उसके अंकल की लाश को वो उसी की ही तरफ फेंक देता है। चिन्मू यहाँ पे अपने मरते हुए अंकल को संभालता है और उस पे तो जैसे एक पहाड़ टूट पड़ा था। यहाँ चिन्मू अभी भी अंकल से कह रहा होता है कि आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको अभी हॉस्पिटल ले जाऊंगा, फिर हम लोग घर जाएंगे। अब इससे पहले कि यहाँ अंकल हुआ चिन्मू से कुछ कह पाते, वो अपनी आखिरी सांसें ले लेते हैं। अब अंकल हुआ के जाते ही यहाँ चिन्मू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उनके नाम को जोर से चीखते हुए पुकारता है। बाहा यहाँ पे आता है और वो यहाँ चिन्मू से कहने लगता है कि ये ड्रामा देखना तो काफी ज्यादा टचिंग है, तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन चिंता मत करो, मैं इतना भी ज्यादा क्रूर इंसान नहीं हूँ। तुम इतना ज्यादा अपने अंकल से प्यार करते थे तो चलो मैं तुम्हें उन्हीं के पास ही भेज देता हूँ। अब जैसे ही यहाँ मिस्टर बाहा के उस कार्ड मशीन से निकलती हुई आइस ब्लेड यहाँ पे चिन्मू के आर पार होने वाली होती है, तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारी हीरोइन की। बैयुआन मेंशन की गैंग वाली जो जारा होती है वो यहाँ पे अब आ चुकी थी। उसने अपने एक अटैक से ही यहाँ उस बाहा के आइस ब्लेड को ही क्रैश कर दिया था। आगे वो चिन्मू को एक रोप से पकड़ती है और वो अपने साथ उसे दूर ले जाती है। चिन्मू यहाँ अपने अंकल से अलग नहीं होना चाहता था और वो बस उनका नाम चिल्लाता ही रह जाता है, लेकिन जारा की वो जो रस्सी होती है वो चिन्मू को अपने साथ दूर ले जाती है। अब पीछे से यहाँ पे मिस्टर बाहर उसके गार्ड्स यहाँ चिन्मू का पीछा ना कर सके, इसके लिए जारा ने पहले से ही इंतजाम कर लिया होता है।
उसके पास ऐसी पॉइजनस रोप्स होती हैं जिन्हें वो यहाँ पे फेंक देती है। इसके एक्टिवेट होती है उसके जितने भी गार्ड्स होते हैं सब उस रस्सी में उलझ जाते हैं और वो जो रोप होती है वो पॉइजनस रोप होती है। जैसे ही वो एक्टिवेट होता है वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसके कारण उसके गार्ड्स यहाँ पे मरने लगते हैं। आगे मिस्टर बाहा जो होते हैं वो उन रोप्स के अटैक को रोकने के लिए वो अपने उसी सीरियस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं जिससे सब कुछ जो होता है वो वहीं फ्रीज हो जाता है। आगे जब वो उसी जगह पे आते हैं जहाँ पे ये रस्सियों वाला अटैक किया गया था तो उन्हें वहाँ पे एक टूटी हुई ब्लेड दिखती है जिससे वो समझ जाते हैं कि ये अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि बाईवान मैंशन के गैंग वाले हैं जिसको इस पूरी सिटी ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। अब सिटी का लॉर्ड तो इस गैंग को टेररिस्ट मानता था लेकिन वो जो गैंग होती है यहाँ पे अपनी फ्रीडम और इंसाफ के लिए लड़ रहे होते हैं। आगे जो बाहा होता है उसने इस ब्लेड को क्रैश कर दिया था और अब आगे उसे क्या करना है इसने पूरा प्लान बना लिया था। यहाँ वो ये डिसाइड कर लेता है कि चाहे वो गैंग वाले हो या वो चिन्मू हो कोई भी मेरे चंगुल से बच के नहीं जा सकता। इसलिए चिन्मू को इस मर्डर में फंसाने के लिए उसने चिन्मू के आइडेंटिटी कार्ड को ही वो अंकल की लाश के ऊपर फेंक के वहां से चला जाता है। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हमें जाओ फैमिली का मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पे जूदियान के डैड जो कि इस सिटी के लॉर्ड भी हैं उनके ही कहे के मुताबिक ये सारे कांड वो मिस्टर बाहा कर रहा होता है। इसीलिए आज जो घटना हुई है वो इनकी इन्फॉर्मेशन सिटी के लॉर्ड को दे रहा था। मिस्टर जाओ यहाँ बाहा से कहते हैं कि तुम्हारे पास इतने काबिल रिपेयरमैन थे तो आखिर वो 2 गाड़ी का कार्ड मेकर तुम्हारे हाथों से कैसे बच गया? इतने सारे गार्ड मिल करके तुम उन 2 लोगों को नहीं संभाल पाए? जिस पे बाहा उसे कहता है कि चिन्मू ही अगला सक्सेसर है उस मिस्ट्री कार्ड का। साथ ही उसका साथ देने के लिए वो बाईयुआन मैंशन के गैंग वाले भी आ चुके हैं और इन दोनों ही की पावर को अंडर एस्टिमेट करना खतरे से खाली नहीं। लेकिन इन दोनों को ही पकड़ने के लिए मेरे पास एक प्लान है अगर सिटी लॉर्ड मेरी इसमें सपोर्ट करे तो, क्योंकि उन दोनों को ही ल्योर करके हम बाहर निकलवा सकते हैं। इस पे मिस्टर जाओ जो होते हैं वो इस प्लान के बारे में पूछते हैं तो बाहा यहाँ बताना शुरू करता है कि वो इस सिटी के बहुत बड़ी डोंगवेई एकेडमी में एक एनुअल कार रिपेयर कंपटीशन होने वाला है जिसमें वो पार्टिसिपेट करेगा और इस कंपटीशन के चैंपियन को एक खास तरह का इनाम दिया जाएगा जो कि एनर्जी स्टोन्स होंगी प्राइस के तौर पे। अब उस बाईयुआन गैंग ने जो हम पे हमला किया था वो उसी एनर्जी स्टोन को पाने के लिए किया था और वो इस स्टोन को पाने के लिए कुछ भी करेंगे क्योंकि ये जो एनर्जी स्टोन था उन्हीं के ही गढ़ से चुराया गया था। इसीलिए वो ये जरूर चाहेंगे कि वापस से इस एनर्जी स्टोन को वो अपने घर ले आएं। अभी फिलहाल के लिए वो जो एनर्जी स्टोन है वो हमारे म्यूजियम में रखा गया है और डोंगशैंग सिटी का ही इस पे कब्जा है और सिटी लॉर्ड होने के नाते आप उस एनर्जी स्टोन का अधिकार मुझे दे दो। मैं उस एनर्जी स्टोन को प्राइज मनी के तौर पे कंपटीशन के विजेता को दूंगा। अब आगे मिस्टर जाओ यहाँ कहते हैं कि उस एनर्जी स्टोन का यूज करके तुम उस बाईयुआन मैंशन वाले लोगों को तो ल्योर कर पाओगे लेकिन चिन्मू यहाँ पे कैसे आएगा? जिस पे बाहा बताता है कि हम उसी एनर्जी स्टोन का ही यूज करेंगे उस पिल्ले को बिल से बाहर निकालने के लिए। कंपटीशन की प्राइज मनी एनर्जी स्टोन है, इस बात को पूरी तरह से फैला दिया जाएगा और वैसे भी उस एनर्जी स्टोन के लिए ना सही तो वो इसके लिए जरूर आएगा क्योंकि मैंने उसके अडॉप्टिव फादर को जो अपने हाथों से मारा है वो अभी गुस्से की आग में जल रहा होगा और नफरत और बदला जो होता है वो किसी इंसान को अंधा बना देता है, उसमें सोचने समझने की काबिलियत ही खत्म हो जाती है। वो अपने मुंह बोले बाप की मौत का बदला लेने के लिए मेरे पीछे जरूर आएगा और मैं उसकी इसी नफरत का यूज करूंगा उसे कुचलने के लिए। आगे वो मुझसे बदला लेने के लिए उसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसे मैं बाईयुआन मैंशन गैंग कहता हूँ उसके साथ शामिल हो जाएगा और उसे जब ये पता चलेगा कि हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन ने उसके अंकल हुआ को मारने के लिए ये सब कुछ प्लान किया था तो उसकी ये जो नफरत है उसे मुझ तक ले ही आएगी क्योंकि जिस क्रिमिनल की वो तलाश कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। अब ये सुनते ही जो मिस्टर जाओ होते हैं वो अपनी ईविल हंसी हंसने लगते हैं और यहाँ बाहर से कहने लगते हैं कि तुझ जैसा क्रूर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, तो फिर ठीक है अपने इस प्लान को अंजाम दो और मैं तुम्हें सिटी के लॉर्ड होने के नाते उस रिवॉर्ड को तैयार करने के लिए वो स्टोन एनर्जी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि पूरी सिटी में ये खबर फैला दी जाती है कि चिन्मू एक टेररिस्ट गैंग के साथ मिल चुका है और सिटी में जो भी हत्याएं हो रही है वो चिन्मू ने ही की हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जंगल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे अभी भी ज़ारा ने चिन्मू को बंदी बना के ही रखा था। चिन्मू उसे चीखते चिल्लाते हुए बस यही कह रहा होता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे अपने अंकल हुआ की मौत का बदला लेना है।
ज़ारा जैसे ही यहाँ पे अपने मास्क को हटाती है, चिन्मू उसे देखते ही पहचान जाता है। उसे कहता है कि आखिर तुम कौन हो और तुमने मुझे यहाँ पकड़ के क्यों रखा है। ज़ारा उसकी रस्सी को काट देती है और उसे कहती है कि तुम्हें इसलिए मैं यहाँ पे पकड़ के लाई हूँ क्योंकि तुम ही वो चूजन वन हो और तुम्हारा जिंदा रहना हम सब के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इस पे चिन्मू से कहता है कि वो कोई चूजन वन नहीं है, वो तो बस एक मामूली सा कार्ड मेकर चिन्मू है। अब ये सुनते ही ज़ारा जो होती है वो अपने चाबुक से उस पे अटैक करने लगती है, लेकिन यहाँ चिन्मू उसके हर एक अटैक को डॉज कर लेता है। इस पे ज़ारा उसे कहती है कि तुमने अभी तो कहा था कि तुम एक मामूली से कार्ड मेकर हो, तो तुम्हारे पास मेरे अटैक को डॉज करने की एबिलिटी कैसे आई। चिन्मू फिर से उस पे चिल्लाने लगता है, ये कहते हुए कि पागल औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, आखिर तुमने मुझे यहाँ पे बंदी बना के क्यों रखा है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। इस पे ज़ारा और उसके बीच यहाँ पे झड़प हो जाती है। ज़ारा यहाँ उससे फाइट करती है और एक दो मूव में ही उसे नीचे गिरा देती है। फिर उसे कहती है कि तुम चूजन वन होने के लायक ही नहीं हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। इस पे चिन्मू उससे कहने लगता है कि मेरी ही वजह से मेरे अंकल हुआ की मौत हो गई और तुमने सही कहा कि मैं बहुत कमजोर हूँ क्योंकि मैं अपने चाहने वालों की मौत मैंने अपनी आंखों से देखी है और मैं उनके सामने होने के बावजूद भी उन्हें बचा नहीं पाया। तुम इस फीलिंग को क्या ही समझोगी कि जब कोई अपना तुम्हारे सामने मरता है तो आप बहुत ही ज्यादा बेबस हो जाते हैं जब आप उन्हें बचा नहीं पाते हो। तुम कभी भी ये नहीं समझ पाओगी कि मुझ पे क्या बीत रही है। यहाँ चिन्मू अपने अंकल की मौत के लिए खुद ही को जिम्मेदार मान रहा होता है और अपने आप को कोस रहा होता है क्योंकि उसके रहते हुए यहाँ उसके अंकल की जान वो नहीं बचा पाया। यहाँ पे वो ये सोच कर के गिल्ट महसूस करने लगता है कि उस मिस्ट्री कार्ड की ताकत होने के बावजूद भी वो अपने अंकल को नहीं बचा सका और उन्हीं के लिए कुछ नहीं कर सका। आखिर चिन्मू से कहने लगता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया, मुझे भी उनके साथ मर ही जाना चाहिए था क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सभी उस मिस्ट्री कार्ड के पीछे पड़े हो। मुझे मर जाने दिया होता अपने अंकल के साथ और ले लेते मेरे हाथों से वो मिस्ट्री कार्ड को। जिस पे ज़ारा उससे कहती है कि अगर तुम्हें बदला लेना है तो तुम्हें जिंदा रहना होगा क्योंकि तुम अभी बहुत ही ज्यादा वीक हो। अब आगे वो और कुछ बात को कह पाती इससे पहले ही चिन्मू उसे रोकते हुए कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं ताकतवर बनूं और अपने अंकल हुआ का बदला लूं। जिसमें ज़ारा उससे कहती है कि तुम इतने कायर तो नहीं हो कि तुम्हें मरने से ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बनना ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। अगर तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनना है तो तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। इस पे चिन्मू उससे कहता है कि तुम्हारा गुलाम बनने से बेटर ही है कि मैं यहाँ पे मर जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगा, ना ही तुम्हारा कहना मानूंगा। अब इस पे ज़ारा जो होती है वो अपने चाबुक से यहाँ चिन्मू की गर्दन को धर दबोचती है और अपने तरफ खींच करके लाती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा, तभी तुम सक्सेस पा सकते हो और अगर सक्सेस को पाना है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मेरी बात माने तभी तुम जिंदा रह पाओगे और अगर नहीं माने तो फिर तुम्हारी मौत पक्की है। इधर सीन चेंज होता है और हमें यहाँ चिन्मू के दोस्त ली को दिखाया जाता है जो बार बार उसे कॉल मिलाने की कोशिश कर रहा होता है। वो चिन्मू को ये बताने के लिए इन्फॉर्म करना चाहता था कि सिटी में चारों तरफ तुम्हें पकड़ने की वार्निंग जारी हो गई है, तुम्हारे लिए वारंट जारी किया गया और यहाँ की पुलिस ने तो तुम्हारे संबंध टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बता दिए हैं। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि चिन्मू जहाँ रहता था उस पूरी जगह को ही पुलिस वालों ने घेर लिया था। उन लोगों को लगता है कि अभी भी चिन्मू अपने इसी अपार्टमेंट में ही है, इसीलिए जो ज़ोतियान होता है वो अपनी सिक्योरिटी इंस्पेक्शन के साथ पूरी टीम को लेकर के आता है और उसके दरवाजे को तोड़ देता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि चिन्मू वहाँ पे था ही नहीं, तो रूम के ओपन होते ही उन्हें वो नजर नहीं आता, सिर्फ वहाँ पे कार्ड बनाने का सामान ही होता है। ज़ोतियान वहाँ खाली पड़ी हुई जगह को देख के समझ जाता है कि चिन्मू ने पहले ही कार्ड बनाने का सारा मटेरियल्स यहाँ से गायब कर दिया है। आगे वो यही सोचता है कि लगता है उसने यहाँ पे आने में लेट कर दिया है, ताकि तभी उसकी नज़र उसी गोली के निशान के ऊपर जाती है जो कि चिन्मू ने ही उस शटल कार्ड का यूज करके स्नैपर अटैक वहाँ पे किया था। इसके वजह से वो निशान वहाँ पे लग चुके थे। उस होल के शेप और उसकी गहराई को देख करके यहाँ ज़ोतियान ये समझ जाता है कि चिन्मू ने लगता है कि एक स्नैपर अटैक करने वाली कार्ड को बनाया है, तभी तो वो सिटी में इतने सारे मर्डर करता फिर रहा है, यहाँ तक कि उसने अपने मुंहबोले फादर की भी हत्या कर दी है। अब यहाँ पे मिस्टर बाहा द्वारा बनाया गया प्लान पूरी तरह से काम कर रहा होता है। यहाँ चिन्मू के खिलाफ जो उसने सबूत अंकल हुआ की लाश के पास छोड़ा था, इससे पुलिस वालों को यही लग रहा होता है कि चिन्मू ही अपने अंकल हुआ का मर्डरर है। अब इसी के साथ ये एपिसोड यही फिनिश होता है, जो हमें ये जिज्ञासा में डाल देता है कि अब चिन्मू इन सारे हालातों से कैसे बाहर निकलेगा, कि वो अपने अंकल हुआ का बदला ले पाएगा कि नहीं, और ये आखिरकार स्टोन एनर्जी क्या है। इन सारे सवालों के जवाब हमें इसके नेक्स्ट एपिसोड पे मिलेंगे।
सो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। और हाँ, अगर आपको ये एपिसोड ज़रा भी पसंद आई हो ना तो प्लीज़ इसे लाइक किए बगैर ना जाएं, क्योंकि आपके लाइक ही हैं जो हमारी मोटिवेशन का सोर्स हैं। सो गाइस, कीप ऑन कमेंटिंग गुड कमेंट। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड्स के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।